ये दास्तां है उस योद्धा और शासक की जिसने अपने छोटे से जीवन में बड़े बड़े साम्राज्यों को अपनी सेना और अपने घोड़ों की टापों के तले रौंद डाला था, जिसने अपने जीवन में कभी पराजय नहीं देखी और विश्व विजेता कहलाया। हम बात कर रहे हैं सिकंदर महान की। मैसिडोनिया के रहने वाले सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। मैसिडोनिया उत्तरी यूनान से बाल्कन तक फैला हुआ इलाका था। सिकंदर एक ऐसा राजा था जिसने दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर अपना राज्य स्थापित कर लिया था। अपने पिता की मृत्यु के बाद बहुत ही कम उम्र में सिकंदर एक विशाल फौज लेकर दुनिया जीतने निकल पड़ा था। दुनिया जीतने की सनक ऐसी कि रास्ते में आने वाली हर सल्तनत को उसने मिट्टी में मिला दिया। सिकंदर का मकसद पूरी दुनिया पर राज करना था। दुनिया के कई इतिहासकार सिकंदर को विश्व विजेता के नाम से बुलाते हैं। सिकंदर की विशाल फौज के सामने कई राजाओं ने युद्ध के मैदान में घुटने टेक दिए, तो कई राजाओं ने उसके डर से ही उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन दुनिया को जीतने वाला सिकंदर आखिर भारत को क्यों नहीं जीत सका? आखिर वह कौन सा युद्ध था जिसमें सिकंदर भारत पर अधिकार किए बगैर ही वापस लौट गया? तो चलिए फिर इन सवालों का जवाब हम जानते हैं। चलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप हिस्ट्री टेलीविजन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, सिकंदर हिस्ट्री का एक ऐसा किरदार है जिसने कभी हार का सामना नहीं किया। इसलिए सिकंदर के बारे में एक कहावत बड़ी मशहूर है कि जो जीता वही सिकंदर। सिकंदर की सेना का जत्था कई सल्तनतों को रौंदता हुआ लगातार भारत की तरफ बढ़ रहा था। सिकंदर किसी भी तरह भारत के हर हिस्से पर अपना अधिकार करना चाहता था। करीब 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने तक्षशिला क्षेत्र पर धावा बोला। इस समय भारत कई अलग अलग गणराज्यों में बटा हुआ था। हर राजा अपने अपने क्षेत्र का विस्तार करने में लगे हुए थे, इसलिए वो आपस में ही लड़ रहे थे और यही वजह थी कि सिकंदर को भारत पर अधिकार करना आसान लग रहा था। जब तक सिकंदर तक्षशिला पहुंचा, उस समय वहां के राजा आम्बी थे। इनका राज्य विस्तार सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच फैला हुआ था। लेकिन इस राजा की कमजोरी ये थी कि एक डरपोक और अय्याश शासक था। यहाँ पर तक्षशिला के राजा आम्बी ने सिकंदर से बिना लड़े ही उनकी अधीनता स्वीकार कर ली और फिर राजा आम्बी ने सिकंदर का बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया था और सिकंदर के लिए रात को एक पार्टी भी रखी और यहीं से सिकंदर की भारत में एंट्री हो चुकी थी। राजा आम्बी यही नहीं रुके, उन्होंने सिकंदर को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि आम्बी राजा पोरस से घृणा करते थे और उनके विरोधी थे, क्योंकि राजा पोरस का बढ़ता साम्राज्य उनके लिए जलन पैदा कर रहा था। इसलिए उन्होंने यहाँ पर सिकंदर से हाथ मिला लिए। यहाँ पर राजा आम्बी ने सिकंदर की मदद के लिए कुछ हाथी और करीब 5000 सिपाही युद्ध के लिए भी दिए। वहीं राजा पोरस का राज्य झेलम के पूर्व में फैला हुआ था और राजा पोरस ही सिकंदर को टक्कर दे सकते थे। तक्षशिला पर कब्जा करने के बाद सिकंदर ने पूरा भारत पर अधिकार करने की ठान ली थी। यहाँ पर बात यह थी कि सिकंदर पिछले कई सालों से युद्ध लड़ रहा था, इसलिए एक बात यह भी थी कि सिकंदर की सेना काफी थक चुकी थी। तक्षशिला के बाद जैसे ही सिकंदर की सेना आगे की ओर बढ़ती है, तो उसने बीच में आने वाले सभी छोटे बड़े साम्राज्यों को कुचल दिया और उन्हें अपने अधीन कर लिया। अब भारत को जीतने के लिए सिकंदर को पहले पोरस जैसे ताकतवर राजा से युद्ध करना था। सबसे पहले सिकंदर राजा पोरस के पास अधीनता स्वीकार करने का एक संदेश भिजवाते हैं कि अगर वह बिना युद्ध किए ही मुझे राजा मान लेते हैं तो मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा और आपके साम्राज्य के साथ कुछ भी नहीं करूंगा। मगर राजा पोरस एक महान योद्धा थे और उन्होंने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया और युद्ध के लिए कमर कस ली। इस प्रस्ताव के ठुकराने पर सिकंदर गुस्से में लाल हो उठा। इसके बाद सिकंदर के सैनिकों का विशाल जत्था राजा पोरस से युद्ध करने झेलम नदी के किनारे पहुंचता है। लेकिन यहाँ पर सिकंदर के सामने दिक्कत ये थी कि झेलम नदी को पार किए बगैर राजा पोरस के साम्राज्य में कदम रखना मुश्किल था। वहीं नदी के दूसरी तरफ राजा पोरस विशाल सेना के साथ युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार थे और उन्होंने ठाना हुआ था कि जैसे ही सिकंदर की सेना यहाँ पर आएगी, हम उन पर टूट पड़ेंगे। मगर यहाँ पर राजा पोरस ने सोचा कि सिकंदर की सेना झेलम नदी को पार नहीं कर पाएगी, लेकिन ये राजा की गलतफहमी थी। यहाँ पर सिकंदर की चालाक सेना ने नदी को सामने से पार करने के बजाय कुछ दूरी पर जाकर पार कर लिया। नदी पार करते ही सिकंदर की सेना का राजा पोरस की एक छोटी सी सैनिकों की टुकड़ी से सामना होता है, जिसका नेतृत्व राजा पोरस का बेटा कर रहा था। लेकिन राजा की इस छोटी सी टुकड़ी को
सिकंदर ने बड़ी आसानी से हरा दिया था और इसके बाद असल युद्ध शुरू होता है। अब सिकंदर और राजा पोरस आमने सामने थे, मगर यहाँ पर सिकंदर के लिए परेशानी वाली बात ये थी कि राजा पोरस के पास कई लड़ाकू हाथी थे। ये हाथी भी कोई नॉर्मल हाथी नहीं बल्कि युद्ध के लिए ट्रेंड किए हुए हाथी थे। इन विशाल हाथियों से सिकंदर के घोड़े डर कर भाग रहे थे। राजा पोरस की सेना में 20 से 30 हजार पैदल सैनिक, 4000 घुड़सवार और 4000 युद्ध रथ और करीब सैकड़ों की संख्या में हाथी थे। वहीं दूसरी तरफ सिकंदर के पास करीब 40 से 50 हजार की पैदल सेना और 7000 घुड़सवारों की फौज थी। लेकिन राजा पोरस के इन लड़ाकू हाथियों को देखकर सिकंदर भी हैरान रह गया था, क्योंकि इससे पहले सिकंदर की सेना ने इस प्रकार के विशाल हाथियों का सामना नहीं किया था। जैसे ही युद्ध शुरू होता है तो राजा पोरस के लड़ाकू हाथियों ने सिकंदर के घुड़सवारों को कुचलना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में सिकंदर की सेना में इन हाथियों ने अफरा तफरी मचा दी। कई यूरोपीय इतिहासकार दावा करते हैं कि युद्ध में एक वक्त ऐसा आया था जब हाथियों के डर से सिकंदर के कई सैनिक रोने लग गए थे। इन हाथियों ने सिकंदर को काफी नुकसान पहुंचाया था, लेकिन सिकंदर ने अपने सैनिकों की ये हालत देखकर एक तरकीब निकाली और पूरे युद्ध का पासा ही पलट दिया। सिकंदर ने सैनिकों को ऑर्डर दिया कि वे इन हाथियों की आंख पर निशाना लगाए। इसके अलावा सिकंदर ने कुछ सैनिकों के हाथ में आग थमाकर इन हाथियों के पास भेज दिया। इन आग की लपटों को देखकर हाथी घबरा गए और कुछ हाथी तीरों की वजह से अंधे हो गए थे। इस वजह से कुछ हाथियों ने अपनी ही फौज को कुचलना शुरू कर दिया और ऊपर से राजा पोरस के सैनिकों के पास इतने एडवांस हथियार नहीं थे और न ही लड़ने के लिए वह अच्छी ढाल थी। युद्ध के समय बारिश हो जाने की वजह से पोरस के रथ कीचड़ में फंस गए थे। राजा पोरस ने यहाँ पर बहादुरी से युद्ध लड़ा था। ये भयानक युद्ध करीब 8 घंटे चला था। दोनों तरफ से ही जान माल का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था और खुद राजा पोरस और सिकंदर दोनों ही बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। इस युद्ध में सिकंदर को काफी नुकसान हुआ था। इससे उसको अंदाजा हो गया था कि उसका दुनिया जीतने का मिशन अब वह भारत में आगे नहीं ले जा सकता। बात अगर इस जंग के परिणाम की जाए तो कुछ यूरोपीय इतिहासकार मानते हैं कि इस युद्ध में राजा पोरस की हार हुई थी और सिकंदर की जीत हुई थी। कहा जाता है कि राजा पोरस को बाद में बंदी बना लिया जाता है। इसके बाद जब राजा पोरस को सिकंदर के सामने लाया जाता है, सिकंदर ने कहा कि अगर तुम मेरे सामने घुटने टेक देते हो तो तुम्हें मैं आपका राज्य सही सलामत लौटा दूंगा और तुम्हें यहाँ जिंदा छोड़ दूंगा। लेकिन राजा पोरस ने बहादुरी के साथ कहा कि मुझे जिंदगी की भीख नहीं चाहिए और जो एक राजा दुश्मन के साथ करता है वह आप मेरे साथ कर सकते हैं। तो राजा पोरस की यह बहादुरी देखकर सिकंदर बहुत खुश हो जाता है और सिकंदर ने पोरस की वीरता को देखकर उन्हें एक राजा की उपाधि दी और उसका पूरा साम्राज्य उन्हें लौटा दिया। लेकिन एक बात जो इतिहासकारों के मन में शक पैदा करती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई राजा जीतकर भी पूरा साम्राज्य वापस दे दे। इसलिए कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये सच्चाई नहीं है। हालांकि हम इस बात को भी मानते हैं कि सिकंदर एक ताकतवर और महान राजा था, लेकिन दूसरी तरफ वो उतना ही जालिम और निर्दयी था। सिकंदर ने अपनी जिंदगी में कई ऐसे लोगों का कत्ल कर दिया था जिसको उसने पहले माफ कर दिया था। इसके अलावा भी सिकंदर ने कई ऐसे शहरों को तबाह कर दिया क्योंकि वहां पर रहने वाले लोगों ने सिकंदर को अपना राजा नहीं माना था। इसलिए कई इतिहासकार मानते हैं कि इस सिचुएशन में भला वो राजा पोरस को कैसे छोड़ सकता है, क्योंकि राजा पोरस की सेना ने सिकंदर को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। इतनी टक्कर आज से पहले उसको किसी ने भी नहीं दी थी। इसलिए कुछ विद्वान मानते हैं कि इतिहास की यह भयानक जंग बराबरी के साथ खत्म हुई थी। इसमें ना ही सिकंदर जीत सका और ना ही राजा पोरस। हालांकि दोस्तों, इस युद्ध के बाद सिकंदर भारत के अंदर और आना चाहता था, मगर राजा पोरस की सेना ने सिकंदर की फौज की ऐसी हालत कर दी थी कि अब उसकी फौज लड़ने लायक नहीं बची थी। सिकंदर की फौज अंदर से टूट गई थी और फौज के दबाव में ही सिकंदर को वापस लौटना पड़ा। हालांकि इस युद्ध के परिणाम को लेकर इतिहासकारों के बीच काफी मतभेद है। इस युद्ध में सिकंदर की हार हुई थी या जीत, इसमें कोई भी इतिहासकार एक मत नहीं है। लेकिन इस युद्ध के बाद सिकंदर की सेना के हौसले जरूर टूट गए थे और उसने आगे के सारे प्लान कैंसिल कर दिए और वापस अपने साम्राज्य की ओर लौटने लगा। जाते वक्त बीच में ही रास्ते में मात्र 33 साल की उम्र में सिकंदर की किसी रहस्यमयी बीमारी से मौत हो गई। हालांकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सिकंदर को धोखे से जहर दे दिया गया था। तो दोस्तों, इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।